चैप्टर 6 पशु प्रजनन और विकास, एक व्यापक शैक्षणिक ढांचा, एनिमल रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, अ कॉम्प्रिहेंसिव पेडागोजिकल फ्रेमवर्क। 1। परिचय और प्रजनन का रणनीतिक महत्व। जीवन की निरंतरता, कंटिन्यूटी, सुनिश्चित करना जीव विज्ञान का एक मौलिक सिद्धांत है। प्रजनन वह अपरिहार्य जैविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रजातियां अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। यद्यपि पाचन, श्वसन और परिसंचरण की तरह ये किसी जीव की व्यक्तिगत उत्तरजीविता के लिए आवश्यक नहीं है, परंतु प्रजाति के रूप में जीवन के संचरण के लिए ये रणनीतिक रूप से अनिवार्य है। ये प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी एक जैसे जीवों की उपस्थिति सुनिश्चित करती है, जिससे जैविक लक्षणों का प्रवाह बना रहता है। यदि प्रजनन की यह श्रृंखला टूट जाए तो प्रजाति का लोप निश्चित है। संयोजी वाक्य। प्रजनन के इस रणनीतिक महत्व को स्थापित करने के बाद अब हम उन प्राथमिक विधियों का तुलनात्मक मूल्यांकन करेंगे जिनके माध्यम से जीव इस जैविक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। 2. प्रजनन की विधियों का तुलनात्मक विश्लेषण। प्रकृति ने प्रजनन के लिए मुख्य रूप से 2 रणनीतिक मार्ग विकसित किए हैं, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक प्रजनन विविधता और अनुकूलन की संभावना प्रदान करता है, जबकि अलैंगिक प्रजनन कम जटिल और अधिक तीव्र संचरण की विधि है। तुलनात्मक विश्लेषण तालिका। मापदंड। लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभिभावकों की संख्या 2, नर और मादा, केवल एक, एकल जनक। युग्मक निर्माण। नर और मादा युग्मकों का निर्माण और सम्मिलन अनिवार्य है। युग्मक निर्माण की आवश्यकता नहीं होती। विभिन्नता, वेरिएशन, नई संतति में माता पिता दोनों के लक्षण होते हैं, जिससे विविधता आती है। संतति अपने जनक की आनुवंशिक रूप से सटीक प्रतिलिपि होती है। स्रोत उदाहरण मनुष्य, गाय, कुत्ता, मुर्गी, मेढक। हाइड्रा, हाइड्रा, अमीबा, अमीबा। संयोजी वाक्य। प्रजनन के इन व्यापक प्रकारों को समझने के बाद हम अब लैंगिक प्रजनन की सूक्ष्म जटिलताओं और इसमें शामिल विशिष्ट शारीरिक तंत्रों का विश्लेषण करेंगे। 3. मानव प्रजनन प्रणाली, शारीरिक और कार्यात्मक संरचना। मानव प्रजनन प्रणाली उच्च स्तरीय संरचनात्मक जटिलता का उदाहरण है, जहां नर और मादा जनन अंग विशिष्ट युग्मकों के निर्माण के लिए रणनीतिक रूप से कार्य करते हैं। नर जनन अंग नर प्रजनन प्रणाली में एक जोड़ी वृषण, टेस्टीज, 2 शुक्राणु नलिकाएं, स्पर्म डक्ट्स और एक शिशन, पेनिस शामिल हैं। शुक्राणु, स्पर्म। वृषण लाखों की संख्या में शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। ये ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि शुक्राणु एक एकल कोशिका, सिंगल सेल है। इसकी संरचना में एक सिर, एक मध्य भाग और एक लंबी पूंछ होती है। पूंछ इसे गतिशीलता प्रदान करती है जो मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। मादा जनन अंग। मादा जनन अंगों में एक जोड़ी, अंडाशय, ओवरी, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी, ओविडक्ट, और गर्भाशय, यूटरस प्रमुख हैं। अंडाणु, ओवम, डिंब। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु कहते हैं। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एक एकल कोशिका है। मनुष्यों, स्त्रियों में प्रति माह किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु डिंबवाहिनी में निर्मुक्त होता है। गर्भाशय वह भाग है जहां शिशु का विकास पूर्ण होता है। संयोजी वाक्य। इन शारीरिक संरचनाओं के गहन ज्ञान के उपरांत अगला चरण उस जादुई घटना को समझना है जहां जीवन का प्रथम बीज अंकुरित होता है। निषेचन। 4. निषेचन यांत्रिकी, आंतरिक, बाह्य और कृत्रिम तकनीकें। निषेचन वह प्रक्रिया है जहां नर, शुक्राणु, और मादा, अंडाणु, युग्मकों का सम्मिलन होता है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप युग्मनज, जाइगोट,
का निर्माण होता है, जो एक नई व्यष्टि इंडिविजुअल का प्रारंभिक बिंदु है। पर्यावरणीय अनुकूलन और तुलना। आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन यह मादा के शरीर के भीतर संपन्न होता है। उदाहरण मनुष्य, गाय, कुत्ते और मुर्गियां। ये भ्रूण को उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यह मादा के शरीर के बाहर प्रायः जल में होता है। मेढक, मछली और स्टारफिश जैसे जीव पानी में भारी संख्या में अंडे और शुक्राणु छोड़ते हैं। रणनीतिक कारण जल की गति, वायु और वर्षा जैसे पर्यावरणीय कारक अंडों की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। साथ ही अन्य जंतु भी इनका भक्षण करते हैं। अतः निषेचन की संभावना सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में युग्मकों का उत्पादन अनिवार्य है। इन विट्रो निषेचन IVF, जब डिंबवाहिनी अवरुद्ध होने के कारण प्राकृतिक निषेचन संभव नहीं होता, तब शरीर के बाहर कृत्रिम रूप से निषेचन कराया जाता है। सफल युग्मनज को 1 सप्ताह विकसित कर माता के गर्भाशय में रोपित किया जाता है। शब्दावली स्पष्टता। परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी एक मिथ्या नाम मिसनोमर है, क्योंकि शिशु का वास्तविक विकास परखनली में नहीं बल्कि माता के गर्भाशय में ही होता है। संयोजी वाक्य। निषेचन की इस प्रक्रिया के बाद अब हम उस सूक्ष्म यात्रा का सूक्ष्म अवलोकन करेंगे जहां एक एकल कोशिका एक जटिल बहुकोशिकीय जीव में तब्दील होती है। 5. भ्रूण का विकास और उत्तरजीविता रणनीतियां। युग्मनज के लगातार विभाजन से कोशिकाओं का एक गोला बनता है जो धीरे धीरे ऊतकों और अंगों में विकसित होता है। इसे भ्रूण एम्ब्रियो कहा जाता है। रोपण और गर्भ। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित इम्प्लांटेड होकर विकसित होता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों हाथ, पैर, आंख, कान की पहचान संभव हो, गर्भ फीटस कहलाती है। मुर्गियों में क्रमिक सुरक्षा सक्सेसिव प्रोटेक्शन। मुर्गियों में निषेचन के बाद युग्मनज जब अंडवाहिनी में नीचे की ओर गिरता है तो उस पर सुरक्षित परतें चढ़ती जाती हैं। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बनने के बाद ही मुर्गी अंडा देती है। भ्रूण को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। वर्गीकरण जरायुज विविपरस वे जीव जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता। अंडप्रजक ओविपरस वे जीव जो अंडे देते हैं, जैसे मेढक, छिपकली, पक्षी। संयोजी वाक्य। विकास की यह प्रक्रिया केवल जन्म तक सीमित नहीं है। कई जीवों में यह एक आश्चर्यजनक शारीरिक रूपांतरण का रूप ले लेती है। 6. जीवन चक्र और कायांतरण मेटामॉर्फोसिस। कुछ जीवों में नवजात जीव वयस्क से बिल्कुल भिन्न दिखते हैं। उनके जीवन चक्र में होने वाले इन तीव्र बदलावों को समझना महत्वपूर्ण है। कायांतरण मेटामॉर्फोसिस लावा का कुछ उग्र परिवर्तनों के माध्यम से वयस्क में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। मेढक का विश्लेषण। मेढक का जीवन चक्र अंडा योजक चिन्ह ग्रेटर देन टेडपोल, लावा योजक चिन्ह ग्रेटर देन वयस्क चरणों से गुजरता है। यहाँ टेडपोल के अंग वयस्क मेढक से पूरी तरह भिन्न होते हैं। टेडपोल में मछली जैसी पूंछ होती है और वे तैरते हैं, जबकि वयस्क मेढक में पूंछ लुप्त हो जाती है और वे कूदने व फेफड़ों से सांस लेने के लिए अनुकूलित होते हैं। इसके विपरीत मनुष्यों में जन्म से ही वयस्क जैसे अंग मौजूद होते हैं। संयोजी वाक्य। जटिल जीवन चक्रों के अध्ययन के उपरांत हम अब उन सरल संरचनाओं की ओर मुड़ते हैं जहां केवल एक ही जनक जीवन की निरंतरता बनाए रखता है। 7.
अलैंगिक प्रजनन की सूक्ष्म विधियां सूक्ष्मजीवों में प्रजनन की प्रक्रिया उनकी सरल शारीरिक संरचना के अनुरूप अत्यधिक दक्ष होती है। मुकुलन, बडिंग। हाइड्रा के शरीर पर एक या अधिक उभार विकसित होते हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। ये मुकुल नए जीव के रूप में विकसित होकर जनक से अलग हो जाते हैं। द्विखंडन, बाइनरी फिशन। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में यह विधि देखी जाती है। ये प्रक्रिया केंद्रक के दो भागों में विभाजन से शुरू होती है, जिसके बाद पूरी कोशिका दो भागों में बंटकर दो स्वतंत्र संतति बनाती है। संयोजी वाक्य। प्राकृतिक विधियों के इस अन्वेषण के बाद आधुनिक विज्ञान द्वारा विकसित कृत्रिम प्रजनन की पराकाष्ठा क्लोनिंग का विश्लेषण आवश्यक है। 8. आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। क्लोनिंग का मामला क्लोनिंग किसी जीवित कोशिका या संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की तकनीक है। इसकी रणनीतिक महत्ता यह है कि यह एक वयस्क कोशिका से पूर्ण जीव के निर्माण की क्षमता को प्रदर्शित करती है। केस स्टडी, डॉली भेड़। इयान विमुट ने 5 जुलाई 1996 को डॉली को सफलतापूर्वक क्लोन किया। प्रक्रिया के चरण 1. फिन डॉयसेट भेड़ की स्तन ग्रंथि मैमरी ग्लैंड से एक कोशिका ली गई। 2. स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के अंडाणु से केंद्रक को हटा दिया गया। 3. स्तन ग्रंथि वाली कोशिका के केंद्रक को केंद्रक विहीन अंडाणु में स्थापित किया गया। 4. इस अंडाणु को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव में रोपित किया गया। परिणाम और चुनौतियां। डॉली आनुवंशिक रूप से फिन डॉयसेट के समान थी। यद्यपि डॉली स्वस्थ थी और उसने प्राकृतिक रूप से संतति भी उत्पन्न की, लेकिन फेफड़ों की बीमारी के कारण 2003 में उसकी मृत्यु हो गई। क्लोनिंग में अक्सर जन्म के समय विकृतियां या समय पूर्व मृत्यु जैसी चुनौतियां बनी रहती हैं। संयोजी वाक्य। यह वैज्ञानिक प्रगति हमें प्रजनन जीव विज्ञान के उन मूलभूत सिद्धांतों की ओर वापस ले जाती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन के संचरण का आधार हैं। 9. मुख्य निष्कर्ष और शिक्षण अभ्यास। प्रजनन की प्रक्रिया प्रजातियों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रकृति का सबसे सशक्त तंत्र है, चाहे वह जटिल लैंगिक प्रजनन हो या सरल अलैंगिक विधि। अंतिम उद्देश्य जीवन का संचरण ही है। महत्वपूर्ण तकनीकी शब्दावली। ग्लॉसरी 1. युग्मनज, जाइगोट, निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका, जो नए जीवन का प्रारंभ है। 2. कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस, लावा से वयस्क बनने के दौरान होने वाले उग्र और तीव्र शारीरिक परिवर्तन। 3. जरायुज, विविपरस, वे जंतु जो पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं। 4. डिंब, ओवम, मादा जनन कोशिका, युग्मक, जो एक एकल कोशिका है। 5. आंतरिक निषेचन, वह सम्लन जो मादा के शरीर के भीतर संपन्न होता है। सोचें और चर्चा करें। शिक्षण हेतु प्रश्न। विश्लेषणात्मक प्रश्न। जलीय जीव, मेढक, मछली सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं? उन विशिष्ट पर्यावरणीय खतरों की पहचान करें जो इस प्रजनन रणनीति को अनिवार्य बनाते हैं। तर्क आधारित चर्चा। परखनली शिशु शब्दावली को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मिथ्या नाम क्यों माना जाता है? इसके पीछे के जैविक कारणों को स्पष्ट करें। नैतिक चिंतन। क्लोनिंग तकनीक के माध्यम से वयस्क कोशिका से जीव बनाना विज्ञान की बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इससे जुड़ी जैविक चुनौतियों पर अपने विचार व्यक्त करें। जंतुओं में जनन प्रक्रिया, विधियां और वैज्ञानिक विश्लेषण। कार्यकारी सारांश। ये दस्तावेज जंतुओं में जनन रिप्रोडक्शन की प्रक्रियाओं का एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है। जनन न केवल व्यक्तिगत जीवों की उत्तरजीविता के लिए, बल्कि किसी भी जाति स्पीशीज की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है।
ये पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों की मौजूदगी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्य रूप से जनन की दो विधियां होती हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जहां लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का सम्मिलन शामिल है, वहीं अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है। ये रिपोर्ट मानव प्रजनन अंगों, निषेचन के प्रकारों, भ्रूण के विकास और क्लोनिंग जैसी उन्नत वैज्ञानिक उपलब्धियों पर विस्तृत प्रकाश डालती है। 1. जनन की विधियां। जंतुओं में प्रजनन की मुख्य रूप से दो श्रेणियां पाई जाती हैं। विधि मुख्य विशेषता उदाहरण लैंगिक जनन नर और मादा युग्मकों गेमीट्स का सम्मिलन। मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी। मेढक अलैंगिक जनन केवल एक ही जनक नए जीव को उत्पन्न करता है। हाइड्रा, अमीबा। 2. लैंगिक जनन और मानव जनन तंत्र। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में नर और मादा विशिष्ट जनन अंगों के माध्यम से युग्मक उत्पन्न करते हैं, जो मिलकर युग्मनज जाइगोट बनाते हैं। 2.1 नर जनन अंग। मानव नर जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग शामिल हैं। वृषण, टेस्टस। एक जोड़ी वृषण होते हैं जो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें शुक्राणु स्पर्म कहा जाता है। वृषण लाखों की संख्या में शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु नलिका स्पर्म डक्ट्स, दो नलिकाएं जो शुक्राणुओं का वहन करती हैं। शिशन, पेनिस। ये बाह्य जनन अंग है। शुक्राणु की संरचना। यद्यपि शुक्राणु बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन प्रत्येक शुक्राणु में एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। यह एक एकल कोशिका है जिसमें कोशिका के सभी सामान्य घटक पाए जाते हैं। 2.2 मादा जनन अंग। मानव मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग शामिल हैं। अंडाशय, ओवरी। एक जोड़ी अंडाशय होते हैं जो मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें अंडाणु ओवर एग कहते हैं। स्त्रियों में प्रति माह किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। अंडवाहिनी, ओविडक्ट, फलोपियन ट्यूब। जहां अंडाणु पहुंचता है। गर्भाशय, यूटेरस, वह भाग जहां शिशु का विकास होता है। अंडाणु की विशेषता। अंडाणु भी एक एकल कोशिका है। विभिन्न जंतुओं में अंडाणु का आकार अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य में ये बहुत सूक्ष्म होता है, जबकि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। 3. निषेचन। प्रकार और तकनीकें। निषेचन जनन का पहला चरण है, जिसमें शुक्राणु और अंडाणु का सम्मिलन होता है। 3.1 आंतरिक निषेचन। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। यह मनुष्यों, गायों, कुत्तों और मुर्गियों जैसे जीवों में पाया जाता है। 3.2 बाह्य निषेचन। वह निषेचन जिसमें नर और मादा युग्मकों का सम्मिलन मादा के शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मुख्य रूप से जलीय प्राणियों जैसे मेढक, मछली और स्टारफिश में होता है। प्रक्रिया। वसंत या वर्षा ऋतु में मेढक जलाशय में अंडे देते हैं। मादा द्वारा दिए गए अंडों पर नर शुक्राणु छोड़ देता है। शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की मदद से तैरते हुए अंडों के संपर्क में आते हैं और निषेचन संपन्न होता है। 3.3 परखनली शिशु IVF। कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध होने के कारण वे प्राकृतिक रूप से गर्भधारण नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन का उपयोग किया जाता है। चिकित्सक ताज़ा अंडाणु और शुक्राणु एकत्र कर कुछ घंटों के लिए साथ रखते हैं। यदि निषेचन हो जाता है, तो युग्मनज को 1 सप्ताह तक विकसित कर माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। शिशु का पूर्ण विकास गर्भाशय में ही होता है और जन्म सामान्य रूप से होता है। परखनली शिशु एक भ्रामक नाम है क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता। 4. भ्रूण का परिवर्धन, विकास।
निषेचन के परिणामस्वरूप युग्मनज बनता है, जो नए जीव का प्रारंभिक चरण है। 1. विभाजन। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। 2. भ्रूण एम्ब्रियो। कोशिकाएं समूह बनाती हैं और ऊतकों अंगों में विकसित होने लगती हैं। इस संरचना को भ्रूण कहते हैं। 3. रोपण। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित रोपित होकर विकसित होता है। 4. गर्भ फीटस। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों हाथ, पैर, सिर, आंखें आदि की पहचान संभव हो जाती है, उसे गर्भ कहा जाता है। 5. जंतुओं का वर्गीकरण। जरायुज और अंडप्रजक जीवों को उनके बच्चे पैदा करने के तरीके के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। जरायुज विविपरस, वे जंतु जो सीधे ही विकसित शिशु को जन्म देते हैं। उदाहरण मनुष्य, गाय, कुत्ता। बिल्ली। अंडप्रजक ओविपरस, वे जंतु जो अंडे देते हैं, जिनसे बाद में शिशु विकसित होते हैं। उदाहरण मेढक, छिपकली, तितली, मुर्गी। नोट: मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन वह बच्चे को जन्म नहीं देती। निषेचन के बाद युग्मनज पर सुरक्षात्मक कठोर कवच, अंडे का छिलका, बनता है, जिसके बाद अंडा दिया जाता है। चूजे को विकसित होने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। क्षय कायांतरण मेटामॉर्फोसिस। कुछ जंतुओं में नवजात जीव वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। लावा का कुछ उग्र परिवर्तनों के माध्यम से वयस्क में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। मेढक का जीवन चक्र। अंडा टेडपोल, लावा, वयस्क मेढक। टेडपोल तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं। और वयस्क मेढक से भिन्न दिखते हैं। 7. अलैंगिक जनन की विधियां। सूक्ष्म जीवों और छोटे जंतुओं में प्रजनन के लिए युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती। मुकुलन बडिंग। हाइड्रा जैसे जीवों में शरीर पर एक या अधिक उभार मुकुल दिखाई देते हैं। ये मुकुल विकसित होकर नए जीव बनते हैं और अंततः जनक से अलग हो जाते हैं। द्विखंडन बाइनरी फिशन। अमीबा जैसे एककोशिकीय जीवों में केंद्रक 2 भागों में विभाजित होता है, जिसके बाद पूरी कोशिका 2 भागों में बंट जाती है। प्रत्येक भाग एक स्वतंत्र जीव बन जाता है। 8. क्लोनिंग। एक वैज्ञानिक मील का पत्थर। क्लोनिंग किसी जीवित कोशिका या संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। ऐतिहासिक संदर्भ। सर्वप्रथम सफल क्लोनिंग 5 जुलाई 1996 को स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में इयान विल्मट और उनके सहयोगियों द्वारा की गई। उन्होंने डॉली नामक भेड़ को क्लोन किया। प्रक्रिया। डॉली को बनाने के लिए फिन डॉसेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका ली गई और उसका केंद्रक स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के केंद्रक विहीन अंडाणु में स्थापित किया गया। परिणाम। डॉली आनुवंशिक रूप से पूरी तरह फिन डॉसेट भेड़ के समान थी, न कि उस भेड़ के जिसने उसे जन्म दिया था। डॉली ने प्राकृतिक लैंगिक जनन के माध्यम से कई संतानों को जन्म दिया, लेकिन फेफड़ों के रोग के कारण 2003 में उसकी मृत्यु हो गई। निष्कर्ष। जनन विज्ञान ने न केवल प्रजातियों के अस्तित्व को समझने में मदद की है, बल्कि IVF और क्लोनिंग जैसी तकनीकों के माध्यम से जैविक सीमाओं को भी चुनौती दी है।